हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय दली राजरा, जिला बालोद। मैं आज एमए चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के यूनिट 3 के अध्याय संचार के संबंध में आपसे बातचीत करूंगी। मैं इस चर्चा में संचार का अर्थ, परिभाषा, प्रशासन में संचार का महत्व, संचार की प्रणाली, संचार के प्रकार, संचार की प्रक्रिया, उसके अंग, प्रभावी संचार, संचार के मार्ग की बाधाएं और इन बाधाओं को दूर करने के सुझावों को भी आपके साथ में साझा करूंगी। आइए हम सबसे पहले संचार के विषय में जानेंगे। आज का युग संचार व्यवस्था का युग है, जिसके कारण ही प्रत्येक व्यक्ति अपने सरकार और पड़ोसियों के अधिक निकट होता है। लोकतंत्र की प्रथम आवश्यकता भी यह है कि जनता प्रशासन से अधिक संबद्ध हो। संचार को प्रशासन का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। किसी भी संगठन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए प्रभावशाली संचार का होना आवश्यक है, जिससे संगठन के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उनका कार्य के प्रति लगाव बना रहेगा तथा संगठन के साथ अधिक एकरूपता बनी रहेगी। लोक प्रशासन के विद्वान पिफनर ने इस संचार को प्रबंध का हृदय माना। इसी तरह मिलेट ने भी संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा कहा। इस तरह संगठन में आपसी विचार विमर्श उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए कोशिकाएं होती हैं। प्रबंधक का सबसे अधिक समय संचार में ही लगता है। वह औसतन 70 से 80% समय संचार गतिविधियों में ही बिताता है। जॉन हिनकिंस ने एक अध्ययन में कहा कि अग्रपंक्ति के सुपरवाइजर अपना 74% समय, द्वितीय श्रेणी के प्रबंधक 81% और तीसरी श्रेणी के प्रशासक 87% समय संचार गतिविधियों में लगाते हैं। इसके पश्चात आइए हम देखते हैं संचार क्या है, इसके अर्थ को समझते हैं। संचार का आशय विचारों का आदान प्रदान, विचारों की साझेदारी तथा भाग लेने की भावना से संबंधित होता है। इस तरह संचार का मूल अर्थ सूचना नहीं बल्कि समझ है। इस संबंध में कुछ विचारकों ने अपनी परिभाषाएं इस तरह दी हैं। थियो हेमन के अनुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। इसी तरह न्यूमैन और समर के अनुसार संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और सम्मतियों अथवा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। इस तरह यह संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने और पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया लिखित एवं मौखिक शब्दों द्वारा संदेश एवं समझ का विनिमय नहीं करती है, अपितु संकेतों, हाव भाव तथा मौन द्वारा भी विनिमय करती है। आइए देखते हैं इसके पश्चात प्रशासन में आखिर इस संचार का क्या महत्व है। सबसे पहले थियो हेमन ने इसे इस प्रकार बताया। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचालन पर निर्भर करती है। संचार के महत्व को आइए हम इन बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। सबसे पहला है नियोजन और संचार। सबसे पहले नीति का निर्माण करना प्रशासन का कार्य होता है और संचार योजना के निर्माण और उसके क्रियान्वयन दोनों के लिए अनिवार्य है। दूसरा है संगठन और संचार। संचार द्वारा प्रबंधक अपने दायित्वों और अधिकारों का निर्धारण और उसका प्रत्यायोजन तथा कर्मचारियों को उससे अवगत भी कराता है। तीसरा है उत्प्रेरणा और संचार। इसके द्वारा प्रबंधक व्यक्तियों को या कर्मचारियों को अभिप्रेरित
निर्देशित और संगठित करता है, जिसके लिए भी संचार की ज़रूरत है। अगला है समन्वय और संचार। यह संचार वह साधन होता है जिसके द्वारा किसी संगठन के व्यक्तियों को उद्देश्य प्राप्ति हेतु परस्पर संयोजित किया जा सकता है। अगला है पांचवा, नियंत्रण और संचार। प्रबंधक नियंत्रण द्वारा यह जानने का प्रयास करता है कि कौन सा कार्य निर्धारित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा वह विभिन्न त्रुटियों और विचलनों को ज्ञात कर यथाशीघ्र ठीक कर उसकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास भी करता है। अगला है छठवां, निर्णय और संचार। सही अवसर पर सही निर्णय के लिए प्रशासकों को विभिन्न सूचनाएं, तथ्य और आंकड़ों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह कार्य भी संचार के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट है प्रभावशीलता एवं संचार। किसी संगठन की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर होती है कि कर्मचारी आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं और वे एक दूसरे की बातों को कितना समझते हैं। नेक्स्ट है आठवां, न्यूनतम व्यय पर अधिक उत्पादन। किसी भी प्रबंध का लक्ष्य अधिकतम, श्रेष्ठ और सस्ता उत्पादन करना होता है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि कर्मचारियों में भ्रम या मतभेद ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि आवश्यक निर्देश और संचार करें। अतः संदेश वाहन ही सहायक है, जिससे अधिक का अधिक महत्व मिलना चाहिए। संचार की प्रणालियाँ। यह संचार जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पक्षों को देखेंगे, इसमें सबसे पहला होता है संचार की विषय वस्तु। इसका मतलब यह है कि आखिर वह संदेश क्या है, वह संचार क्या है जिसे हम प्रेषित करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं। दूसरा है संचार की विधि, जिसमें यह निश्चय होता है कि आखिर संचार कैसे किया जाए, क्या वह बोलकर किया जाए, लिख कर किया जाए या आचरण करके किया जाए या सुनकर किया जाए। तीसरी होती है संचार की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में यह इस बात पर बल दिया जाता है कि आखिर यह संचार की प्रक्रिया कैसी हो। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति संदेश के प्रेषण में कौन से कार्य करें। इसके लिए संचार की प्रक्रिया के ये तत्व होते हैं, जिनमें है सबसे पहला होता है प्रेषक। प्रेषक मतलब भेजने वाला। दूसरा होता है सूचना। सूचना वो जो हमें भेजनी है। तीसरा होता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वो है जिसे यह सूचना मिलनी है। चौथा होता है माध्यम। वो माध्यम वह लिखित है या मौखिक भी हो सकता है।